हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और पार्ट 3 हम लोगों ने फंडामेंटल राइट खत्म कर लिया है और आज हम लोग पार्ट 4 शुरू करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग जानेंगे कि स्टेट के लिए ये डीपीएसपी इतना जरूरी है क्यों आखिर। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख के मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली पॉलिटी में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये लाउजू है, ये बोलते हैं द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद वन स्टेप। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो हर स्टेप लेते हो अपने बड़े गोल के लिए, वो हो सकता है आपको उतना नहीं लग रहा हो। इट मे सीम लाइक यू आर नॉट रियली डूइंग मच एट ऑल। और बाहर से भी हो सकता है आपको लोग बोले कि आप तो कुछ कर ही रहे नहीं रहे हो। तो यहीं पर है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को अपने बिल्कुल मजबूत रखना है, अपने गोल को एकदम क्लियर रखना है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ पे आपको एंड अप होना है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी गिव अप नहीं करना है। कितनी भी कैसी सिचुएशन आ जाए, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। हर सिचुएशन से आपको फाइट करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग जो और भी चीजें हैं उसको आर्टिकल, हम लोग सारे आर्टिकल को देखेंगे और एक एक करके मैं आपको सारे आर्टिकल बताऊंगा। तो पहले हम लोग इम्पोर्टेंट जो है वो चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक्चुअली इमर्ज हुआ था एज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर एज अ वेलफेयर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। एक मिनट पेन ओपन कर लूं। हाँ, ये देखिए, एज अ वेलफेयर कॉन्सेप्ट ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये शुरू, ये उभर के आया था। और अगर हम लोग देखें प्रेजेंट इन ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले क्या था, पहले रेगुलेटरी था। रेगुलेटरी में क्या था कि स्टेट जो थी वो परफॉर्म करती थी, सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करती थी अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो जो वेलफेयर स्टेट है वो परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन। और वो डुअल फंक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन। तो जो वेलफेयर स्टेट है, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शन, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और स्पेशली कौन लोग, स्पेशली पुअर लोग। इसलिए इट इज कॉल्ड एन इनहेरेंटली डायनेमिक स्टेट। और क्या है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक यूनिक ब्लेंड है कुछ प्रिंसिपल्स का। और वो प्रिंसिपल्स क्या है जिनका ये यूनिक ब्लेंड है, वो प्रिंसिपल्स हैं गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिज्म, वेस्टर्न लिबरलिज्म और आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है वो डोमिनेट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और वो कहाँ पे दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं आर्टिकल 39A एंड वो दिए हुए हैं, सॉरी, आर्टिकल 39B और C। पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, आप ऐसे ही सुनिए कि और जो आर्टिकल 39B है ना, देखिए आर्टिकल 39B और 39C। तो जो आर्टिकल 39B है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, वो यूज किए जाने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हर सेक्शन पॉपुलेशन के लिए यूज किए जाने चाहिए। और जो 39C है वो कहता है कि जो स्टेट है shall take measures to prevent the concentration of wealth in fewer hands। कुछ लोग के हाथ में अगर वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आर्टिकल 39C है। इसलिए जो आर्टिकल 39B और 39C है वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंफर्म डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑन द सिटीजन। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तरीके काम करते हैं। तो ये हो जाते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है क्या करेंगे, दे विल ब्रिंग द फैबियन
ऑब्लिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब और थोड़े से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की आपको मैं बताता हूं बात। देखिए, और थोड़े सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम वेजेस, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजिंग इंडस्ट्री, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, किसके लिए, मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। फिर आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब ये किसका करना है हमको, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, आपको अपने आप ही ये चीजें क्लिक करनी चाहिए। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और क्या करना चाहिए, हम लोग को उन लोग को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब देखिए थोड़ी सी गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, और तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्च एनिमल्स। ये तीन आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। अब वो क्या होते हैं, जैसे कि एनेक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आता है आपका वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स में। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है, ये आपका आता है इसमें। फिर जो आइडिया है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो क्या इंक्लूड करता है, देखिए जो आइडिया है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का, वो इंक्लूड करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है, और तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट 4 के अंदर, ये है हेल्प करेगा हम लोग को अचीव करने के लिए ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। इसको मैंने पीछे बताया था आपको, सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए। पर अब देखिए कि क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको अलग से एक सेपरेट लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, पर ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो एम्फेसाइज देते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, और जो डीपीएसपी होते हैं वो देते हैं सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी में। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये गाइड करते हैं बट डू नॉट कंट्रोल द स्टेट। ये गाइडिंग, इनका नेचर है गाइड करना, कि इनको यूज करके आप लॉ बनाइए। ये लीगली इन्फोर्सिएबल तभी हो सकते हैं अगर ये इनकॉर्पोरेट किए जाएं लॉज में जो स्टेट बनाती है। अब इस रेस्पेक्ट में देखिए, दे सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री एज अपोज टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। याद करिएगा आप लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी। आप लोग याद अगर ना हो तो एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा वीडियो में। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के, ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट है निगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट की, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि निगेटिव ऑब्लिगेशन क्यों है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आपके ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के। तो इसी क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट में आप इसमें एक्शन नहीं ले सकते, तो स्टेट के फेवर में ये चीज पॉजिटिव है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब रिलेशनशिप समझते हैं कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में आखिर रिलेशनशिप है क्या। देखिए जो आर्टिकल 37 है ना, वो प्रोवाइड करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो है ये फंडामेंटल है कंट्री की गवर्नेंस में। तो ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो इम्प्लीमेंट करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, और कैसे इनकॉर्पोरेट कैसे करेगा इसको इम्प्लीमेंट, इनकॉर्पोरेट करके उनको लॉज में ला करके। लेकिन जब स्टेट एनेक्ट करता है लॉज टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन आर्टिकल 39 बी एंड सी, जैसे कि मान लो लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गया बैकवर्ड क्लास के लिए, ये जो थे ना इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेड किया गया था और वॉइड किया गया था। किस ग्राउंड पे, कि ये वायलेट कर रहे थे वन और मोर फंडामेंटल राइट, जो 3 आर्टिकल थे, एक था आर्टिकल 14, एक था आर्टिकल 19 और एक था आर्टिकल 31। ठीक है, इनको वायलेट कर रहे थे तो फिर उनको वॉइड बोला गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसको कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो कैन नॉट राइट दी फंडामेंटल राइट। अब जो ये पुरानी बात है, ठीक है, अभी मैं पूरा लेटेस्ट तक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो राइट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को, और उनको कंफर्म करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट को, और सब्सिडियरी के काम तरह काम करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के। और कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रिवेल करेंगे ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे वो क्या हुए, इंफीरियर हो गए फंडामेंटल राइट के। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, रियलाइजेशन होने लगा कि हाँ भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर तरह तरह के इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर दिए फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, और लिबरल होकर के और ज्यादा वाइड उनके इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिए। तो देखिए ये जो केस था ना, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दोराई राजन 1951, इस केस में ये डिक्लेयर हुआ था कि, इसमें देखिए पहले हुआ क्या था, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी ना तमिलनाडु में, ये वॉइड कर दी गई थी एज इट वायलेटेड द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपर कास्ट। तो ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंफीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया। फिर देखिए एक केस हुआ था ये री केरला एजुकेशन बिल 1958 केस। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दैट थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट, नेवरदलेस इन डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कोर्ट है ना, मे नॉट एंटायरली इग्नोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एंटायरली इग्नोर नहीं कर सकती, और जो फंडामेंटल राइट हैं उनको मस्ट भी इंटरप्रेट करना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाइन में साइड में रख के उसको। तो कोर्ट ने बोला कि थ्योरी निकाली। अब देखिए उस थ्योरी का नाम क्या था, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेटेड स्कीम, ये हार्मोनी में काम करने चाहिए एक दूसरे को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है मस्ट बी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट एज मच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज पॉसिबल, जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं। अब देखिए इस थ्योरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई नो, देयर शुड बी नो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये कहा कि दे शुड सप्लीमेंट ईच अदर, और ये दोनों एक साथ ना कॉन्स्टिट्यूट करें एक इंटीग्रेटेड स्कीम जो इस्टेब्लिश करे एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में। देखिए ये बहुत बड़ी बात है थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन में, कि ये जो दोनों है ना इस तरीके से सप्लीमेंट करें एक दूसरे को, कि वो इस्टेब्लिश करें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में। फिर क्या कहा, फिर ये कहा कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट कि वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिए गए हैं, वो बैलेंस रहे बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बैलेंस को बनाए रखना। तो ये क्या है, एक तरीके से मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि ना ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बल्कि जुडिशरी भी इसको देखे, ठीक है। फिर देखिए हाउएवर मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्ट 3 और पार्ट 4 में, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, और कोई चॉइस नहीं है बट टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट इन प्रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर कुछ अमेंडमेंट हुए, क्योंकि मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी बता दिया है मैंने कि इंडिविजुअल राइट और कलेक्टिव राइट हो गए ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रेस्पेक्टिवली। फिर देखिए बट इफ अ लॉ हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, पहले आप थोड़ा ये सुनिए, एक केस ये अमेंडमेंट है इसके बारे में पहले बताता हूँ आपको। देखिए 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था,
ये हुआ था 25 आई थिंक 1971 में हुआ था ये अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा, ये 1971 में हुआ था। अब इसने क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 31C। अब देखिए आर्टिकल 31C में क्या होता है। अब आर्टिकल 37C में क्या होता है, इसके इनिशियल पार्ट में ये कहा गया कि अगर कोई लॉ है और वो इफेक्ट देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंडर आर्टिकल 39B और C में, और अगर उस प्रोसेस में अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31, ठीक है, अगर ये जो 3 आर्टिकल है ना, अगर ये वायलेट हो रहे हैं, देन इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड मेयरली ऑन दिस ग्राउंड। तो वो वॉइड जो है नहीं माना जाएगा इस ग्राउंड में। फिर दूसरा था, ये दूसरा जो दिया गया इस अमेंडमेंट में वो ये था कि कोई भी एनी सच लॉ ये है वो क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। तो बाद में क्या हुआ, जो आर्टिकल 31C था ना, ये जो था ना कि नो लॉ दैट डिक्लेयर्स इट इज टू गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि जो 25th अमेंडमेंट एक्ट था उसने प्रेसिडेंस दे दिया इन दोनों आर्टिकल को। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों मतलब यही तो हुआ ना कि आर्टिकल 39B और 39C को प्रेसिडेंस दे दिया गया किसके ऊपर, 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर। ऐसा पहली बार हुआ था, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी, कौन से केस में, बहुत फेमस केस है, आप सभी लोग जानते हो, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें इसने बोला, इसने अपहेल्ड किया जो इनिशियल पार्ट था, पहला वाला पार्ट था ना जो आर्टिकल 31C का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला। कौन सा वाला, जिसमें आर्टिकल 39B और C ये दोनों वाला प्रिवेल कर रहे थे आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर, ठीक है। इसको, और जो दूसरा वाला पार्ट था ना कि इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसको जो है इसको नल एंड वॉइड कर दिया दूसरे वाले पार्ट को, ठीक है। और रीजन क्या दिया, रीजन ये दिया कि इट टुक अवे द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। और ये आप जानते ही सब लोग कि दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये लोग बोल देते हैं फिर दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन नॉट डैमेज एंड रिमूव द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या हुआ, आगे कहानी क्या रही। फिर ये मैंने आपको बता दिया, केशवानंद भारती केस भी डिस्कस कर दिया, ये भी हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए फिर आया देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अभी जो 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ये आया था 1976 में आया था ये, ठीक है, ये आया था 1976 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें अमेंड किया गया आर्टिकल 31C, जो अमेंडेड फॉर्म में था। उसने ये कहा कि अगर जो स्टेट है ना और वो एनेक्ट करती है कोई लॉ टू गिव इफेक्ट टू वन और मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर से ध्यान सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अपडेटेड फॉर्म में अमेंडेड फॉर्म में आर्टिकल 31C आया, उसमें ये बोला गया कि अगर स्टेट जो है ना वो एनेक्ट कर रही है कोई लॉ टू गिव इफेक्ट टू वन और मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और अगर उस प्रोसेस में जो लॉ है वो वायलेट कर रहा है एनी फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 14, 19 और 31, देन द लॉ shall not be declared unconstitutional and void merely on this ground। तो ये जो था ना, ये अटेम्प्ट था टू गिव अ होलसम प्रेसिडेंस फॉर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक तरीके से प्रेसिडेंस देने के लिए था कि इन 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर। लेकिन देखिए ऊपर केवल 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, यहाँ पे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन तीनों के ऊपर प्रेसिडेंस देने की कोशिश की गई यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। फिर तो फिर केस आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में केस में ये हेल्ड किया गया कि जो चेंजेस थे इंट्रोड्यूस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 31C में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है। और किस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में ये ग्राउंड दिया गवर्नमेंट ने कि ये जो है डिस्टर्ब करते हैं बैलेंस किसके बीच में, बिटवीन पार्ट 2 और पार्ट 4।
सॉरी, बिटवीन पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उनके बीच में इस बैलेंस को ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ये आया था 1978 में आया था। आई थिंक आप लोग देखिएगा 1978 में आया था ये, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रिमूव कर दिया आर्टिकल 31 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसने रिमूव ही कर दिया। तो अब देखिए फाइनल फाइनल क्या है, ये फाइनल स्टेटमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल स्टेटमेंट ये है कि फाइनल रिलेशनशिप जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, वो ये है कि दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39B और 39C ये प्रिवेल करेंगे किसके ऊपर, दो फंडामेंटल राइट के ऊपर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था सबसे ज्यादा, वो मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया है। और एक चीज और बची है कि इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपी की, और ये लीगली एनफोर्सिएबल क्यों नहीं है। तो ये देख लेते हैं क्यों नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, देखिए बिकॉज गवर्नमेंट विल नीड, अब इतने सारी चीजें हैं तो गवर्नमेंट को टाइम तो चाहिए होगा ना, कि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो तभी वो इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकेगी, ऐसे तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। और मान लो अगर प्रॉमिस कर दिया गवर्नमेंट ने अब हम कर रहे हैं और ये 60 साल लग रहा है कुछ ऐसा करने में, देखिए उस टाइम पे देयर वर हार्डली एनी स्कूल। अब कोई कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती राइट टू एजुकेशन, 60 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो इसलिए ये लीगली इन्फॉर्मेशन एनफोर्सिबल नहीं है। अब देखिए 1989 में एग्जांपल और समझिए, एग्जांपल जो होते हैं ना बेस्ट तरीके होते हैं चीजों को समझने के लिए और एक मजबूत कंसोलिडेट करने के लिए कॉन्सेप्ट को। जनता दल ने 1989 में इलेक्शन में प्रॉमिस किया कि वो राइट टू वर्क देगी एज अ लीगली, देखिए लीगली एनफोर्सिबल राइट देगी, लेकिन बट इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया स्टेट को इतना पैसा लाएगी कहाँ से, 45,000 करोड़ रुपए मजाक थोड़ी है, लाना भी तो पड़ेगा इतना पैसा। फिर क्या हुआ, लीगली आल्सो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एज अ राइट टू डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट इसको, तो जनता दल को ना अपना इस प्रॉमिस को बाहर वापस लेना पड़ गया। तो फंडामेंटल राइट जो है वो डिमांड करता है इन एक्शन जो स्टेट कर सकता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो ड्यूटी इंपोज करता है कि पॉसिबल नहीं पर आपको एक स्ट्राइव करना चाहिए चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। देखिए अंबेडकर जी ने क्या कहा था, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है अंबेडकर जी, कभी आप इनकी बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे ये ग्रो हुए हैं, इतनी हार्डशिप फेस करने के बाद लाइफ में इतना राइज किया इन्होंने, इतना ड्रास्टिक राइज किया ना। मैं इनके बारे में आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने सब कुछ किया अपनी लाइफ में और कैसे ये ग्रो हुए। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर जो गवर्नमेंट है ना अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, ये दे विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर नॉट टू बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट ये कहाँ एनफोर्सिबल है, ये हम लोग के बीच में एनफोर्सिबल है, कोर्ट ऑफ पीपल। हम लोग देख रहे हैं इनको डायरेक्टली कि ये कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब चलिए एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, बाकी बाकी हम लोगों ने देखिए गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में देख लिए हैं, पर एक बार हम लोग सारे आर्टिकल को नंबर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सारे आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है, सारे आर्टिकल सुन लेते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 38 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे एक सोशल ऑर्डर विद इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस हो जिसमें, और किसके लिए, फॉर द प्रमोशन और वेलफेयर, किसके लिए, लोगों के लिए। और जो 38 आर्टिकल 2 कहता है, वो कहता है कि स्टेट को ना स्ट्राइव करना चाहिए ताकि वो मिनिमाइज कर सके। क्या मिनिमाइज करना भैया, हमको इनइक्वालिटी इनकम की मिनिमाइज करनी है, लोगों को अपलिफ्ट करना है उनका स्टेटस, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज देनी है, ये सब करना है। आर्टिकल 39 मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 39 ए देखते हैं अब। आर्टिकल 39 ए, देखिए आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड की बात करता है। अब जो स्टेट है ना उसको ट्राई करना चाहिए कि एक लीगल फेयर सिस्टम बना सके और प्रोवाइड करे फ्री लीगल एड बाय मींस ऑफ कोई स्कीम या लॉ। बहुत सारी स्कीम चल रही है इस टाइम पे, आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, मैं उसको पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग को पंचायत में। फिर आर्टिकल 41 जो है वो वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 42 देखिए क्या कहता है, आर्टिकल
42 जो है वो बात करता है कि सिक्योर करने के लिए जस्ट और ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए, ये वर्क की कंडीशन है लोगों के लिए। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 बात करता है फेयर वेजेस की और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की। देखिए मैंने पीछे ऐसा आपको डिस्कस कर दिया सोशलिस्टिक, गांधीयन और वेस्टर्न लिबरलिज्म में, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते, एक बार सारे लाइन से नंबर बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 43 हो गया। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? आर्टिकल 43 ये कहता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आप देखिएगा जाके, मैंने बताया हुआ है उसमें फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 43 बी है ये। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 45 बात करता है इन्फेंट और चाइल्ड केयर की। आर्टिकल 46 बात करता है प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वीकर सेक्शन की एक्सप्लॉयटेशन से। और आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ की। 48 बात करता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। आर्टिकल 48 बात करता है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में। आर्टिकल 9 है जो मॉन्यूमेंट वगैरह और जो ऑब्जेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 50 बात करता है कि सेपरेशन रखना चाहिए जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, ये भी मैंने आपको बताया, सब बता ही चुका हूं मैं, एक्चुअली कुछ पता नहीं है। और आर्टिकल 51 कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मैंने आपको वेस्टर्न लिबरलिज्म के प्रिंसिपल में पता ही हुआ है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। इसको आप सुन लोगे एक बार तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट क्वालिटी में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके उसे डिस्कस कर सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। थैंक यू।